क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी नदी या हवा के केवल जमीन के अंदर बहने वाला पानी भी विशाल गुफाएं और गहरे गड्ढे बना सकता है। आज हम जानेंगे कि भूजल किस प्रकार पृथ्वी की सतह को बदलकर अद्भुत आकृतियों का निर्माण करता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ज्ञान गली में। और आज हम जानेंगे भूजल ग्राउंड वाटर से बनी हुई भू आकृतियां, जैसे कि हम देख सकते हैं गोल रंध्र, विले रंध्र, युवाला, पोले, कंदराए, गुफाएं, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, स्तंभ आदि। सबसे पहले हम जानेंगे कि भूजल क्या है। भूपृष्ठ के नीचे मिट्टी और चट्टानों की दरारों में संचित जल को भूजल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। भूजल चूना पत्थर, डोलोमाइट, चौक की चट्टानों पर सबसे अधिक कार्य करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपरदन इरोजन से बनने वाली भू आकृतियां। इस अपरदन में हम 6 प्रकार की आकृतियां पढ़ेंगे, जैसे कि गोल रंध्र, इसको बोलते हैं हम डोलाइन या सिंकोल, विले रंध्र, युवाला, पोले, गुफा और प्राकृतिक पुल। अपरदन से इनका निर्माण ऐसे होता है कि जैसे भूजल द्वारा चूना पत्थर के घुलने से अपरदन भू आकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले जानेंगे गोल रंध्र के बारे में, तो लाइन या सिंकोल के बारे में। सबसे पहले समझे ये बनता क्यों है। भूजल द्वारा बनने वाली अधिकांश भू आकृतियां चूना पत्थर लाइमस्टोन वाले क्षेत्र में बनती है। चूना पत्थर मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पत्थर घुलता कैसे है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिला लेता है। इससे जल में हल्का कार्बनिक अम्ल बन जाता है। ये अम्ल बहुत कमजोर होता है, लेकिन लाखों वर्षों तक लगातार कार्य करता रहता है। तो चूना पत्थर को धीरे धीरे ये घोल देता है। चूना पत्थर में पहले से ही छोटी छोटी दरारें होती है। वर्षा का जल इन्हीं दरारों से नीचे जाता है। नीचे जाकर ये धीरे धीरे उन्हें चौड़ा करता रहता है। समय के साथ नीचे की चट्टानें घुल जाती है और वहाँ एक खोखला एक खाली स्थान बन जाता है। ऊपर की सतह को सारा कम मिलने के कारण वो ऊपर की जमीन के नीचे धंसने लगती है और एक कटोरिया की जैसी आकृति बन जाती है। इसी को हम गोल रंध्र, डोलाइन या सिंकहोल कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है, जैसे कि ये गोल अंडाकार या कीप के आकार का होता है। इसका व्यास कुछ मीटर से लेकर कई 100 मीटर तक हो सकता है। इसकी गहराई भी कुछ मीटर से लेकर 100 मीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यह मुख्यतः चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कई गोल रंध्र आपस में मिल जाए तो युवाला बनाता है। अब हम जानते हैं विले रंध्र या स्वेलो होल। सबसे पहले समझे कि विले रंध्र क्या होता है। कई बार चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में भूजल चट्टानों को इतना घोल देता है कि सतह से भूमिगत गुफाओं तक जाने वाला एक प्राकृतिक छिद्र बन जाता है। जब कोई नदी या नाला वर्षा का जल इस छिद्र में प्रवेश करके पूरी तरह भूमिगत हो जाता है, तो उस छिद्र को विले रंध्र या स्वेलो होल कहते हैं। अर्थात ये वह स्थान है जहाँ सतही जल पृथ्वी के अंदर विलय हो जाता है। ये कैसे बनता है। वर्षा का जल CO2 के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ये जल चूना पत्थर के दरारों में प्रवेश करता है। धीरे धीरे दरारें चौड़ी होकर गहरे छिद्र में बदल जाती है। जब सतह पर बहने वाला जल इस छिद्र में गिरकर भूमिगत बहने लगता है, तब विले रंध्र बन जाता है। तो गोल रंध्र और विले रंध्र में ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी कुछ विशेषता हो सकती है। ये मुख्य कास्ट क्षेत्रों में मिलता है। यहाँ से नदी या नाला अचानक भूमि के अंदर गायब हो सकता है। आगे चलकर यही जल भूमिगत गुफाओं से होकर किसी झरने के रूप में फिर बाहर निकल सकता है। गोल रंध्र और विले रंध्र में अंतर। गोल रंध्र भूमि धंसने से बना कटोरे जैसा गड्ढा। विले रंध्र ऐसा क्षेत्र जहाँ सतही जल भूमिगत चला जाता है या गायब हो जाता है अंदर जाके। आगे हम देखते हैं युवाला। अब हम पढ़ेंगे युवाला। सबसे पहले समझेंगे युवाला क्या है।
जैसे हमने देखा गोल रंध्र डोलाइन चूना पत्थर के घुलने और भूमि के धंसने से बनता है। लेकिन यदि किसी क्षेत्र में ऐसे कई गोल रंध्र एक दूसरे के बहुत पास बन जाए तो समय के साथ साथ उनके बीच की दीवारें भी घुलकर समाप्त हो जाती है। तब ये सभी मिलकर एक बड़ा और अनियमित आकार का अवसाद बनाते हैं जिसे युवाला कहते हैं। जैसे कई सारे गोल रंध्र एक जगह बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनमें उनकी दीवारें गिर जाएगी या वो एक धीरे धीरे वो ऐसे दिखने लगेगा जैसे वो एक ही आकृति है। वही युवाला होता है। अर्थात युवाला कई डोलाइन के मिल जाने से बनने वाली बड़ी कास्ट स्थला करती है। और ये कैसे बनता है? चूना पत्थर वाले क्षेत्र में कई गोल रंध्र डोलाइन बनते हैं। भूजल लगातार चट्टानों को घोलता रहता है। दो या अधिक डोलाइन के बीच की चट्टानें भी घुल जाती है। सभी डोलाइन आपस में मिलकर एक बड़ा और अनियमित अवसाद बना देते हैं। यही अवसाद युवाला कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे कि ये डोलाइन से आकार में बड़ा होता है, इसका आकार घोलने का अनियमित होता है, इसकी तली अपेक्षाकृत समतल हो सकती है। ये कास्ट क्षेत्रों के प्रमुख स्थला करती हैं। आगे चलकर कई युवाला मिलकर पोल्ले का निर्माण करते हैं। अब हम जानते हैं पोल्ले क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे पोल्ले क्या है। जब किसी कास्ट क्षेत्र में युवाला समय के साथ आपस में मिल जाते हैं तब एक बहुत बड़ा चौड़ा और लगभग समतल तली वाला बंद अवसाद बनता है। एक विशाल अवसाद को पोल्ले कहते हैं। पोल्ले कास्ट स्थलाकृतियों का सबसे बड़ा बंद अवसाद होता है। ये पोल्ले बनता कैसे है? चूना पत्थर वाले क्षेत्र में कई डोलाइन बनते हैं। कई डोलाइन मिलकर एक युवाला बनाते हैं। भूजल लगातार चट्टानों को घोलता रहता है। कई युवाला भी आपस में मिल जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक विशाल समतल तली वाला बंद अवसाद बनता है जिसे हम पोल्ले कहते हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएं हो सकती है। ये कास्ट क्षेत्र का सबसे बड़ा बंद अवसाद होता है। इसकी तली बॉटम लगभग समतल होती है। वर्षा ऋतु में इसमें पानी भर सकता है। पानी निकल जाने पर इसकी उपजाऊ भूमि पर खेती भी की जा सकती है। इसके किनारे चारों ओर ऊंची ऊंची पत्थर की पहाड़ियां होती है। सबसे पहले हम समझेंगे गुफा क्या होती है। गुफा पृथ्वी के भीतर बनने वाला एक प्राकृतिक खाली स्थान है। कास्ट क्षेत्रों में ये गुफाएं मुख्य भूजल द्वारा चूना पत्थर के घुलने से बनती है। इन गुफाओं का निर्माण कुछ वर्षों में नहीं बल्कि हजारों से लाखों वर्षों में होता है। गुफा बनती कैसे? वर्षा का जल अम्लीय बनता है। वर्षा का जल वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। जल दरारों में प्रवेश करता है। चूना पत्थर की चट्टानों में पहले से मौजूद दरारों से ये जल नीचे रिसता है। जल का घुलना कार्बोनिक अम्ल धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट को घोलता रहता है। इससे दरारें चौड़ी होने लगती है। भूमिगत सुरंग बनती है। लगातार घुलन क्रिया से छोटी दरारें बड़ी सुरंगों और कक्षों में बदल जाती है। यही आगे चलकर गुफा बन जाती है। गुफा की भी कुछ विशेषताएं हो सकती है, जैसे कि यह भूमिगत प्राकृतिक सुरंग या कक्ष होती है। इसका निर्माण मुख्यतः घुलन प्रक्रिया से होता है। इसके अंदर से कई बार भूमिगत नदियां भी बहती है। गुफाओं की छत और फर्श पर आगे चलकर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जैसी निक्षेपात्मक संरचनाएं बनती है। प्राकृतिक पुल नेचुरल ब्रिज। अब हम समझेंगे प्राकृतिक पुल नेचुरल ब्रिज। सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक पुल क्या है। कास्ट क्षेत्रों में भूजल द्वारा बनी गुफाएं समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। कई बार गुफाओं की छत का अधिकांश भाग कमजोर होकर ढह जाता है, लेकिन बीच का कुछ मजबूत भाग बचा रह जाता है। यही बचा हुआ भाग दोनों ओर की चट्टानों को जोड़ता हुआ पुल जैसा दिखाई देता है। इसे ही प्राकृतिक पुल कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक पुल गुफा की छत का बचा हुआ मजबूत भाग होता है। और ये कैसे बनता है? भूजल चूना पत्थर को घोलकर बड़ी गुफा बनाता है। समय के साथ गुफा और अधिक चौड़ी होती जाती है। छत का कमजोर भाग टूटकर नीचे गिर जाता है।
केवल मजबूत चट्टान का एक हिस्सा बचा रह जाता है। यही भाग दोनों किनारों को जोड़ते हुए पुल जैसा दिखाई देता है। इसी संरचना को हम प्राकृतिक पुल कहते हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएं हो सकती है। ये पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया से बनता है। इसका निर्माण मुख्यतः चूना पत्थर वाले कास्ट क्षेत्रों में होता है। ये दो चट्टानी भागों को जोड़ता है। देखने में ये मानव द्वारा बनाए गए पुल जैसा लगता है, लेकिन इसका निर्माण प्रकृति करती है। तो ये थी हमारी भूजल से बनी हुई अपर्दन भू आकृतियां। अब कल की वीडियो में हम देखेंगे भूजल से बनी हुई निक्षेपण आकृतियां। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम जानेंगे भूजल से बनी हुई निक्षेपणात्मक भू आकृतियां। धन्यवाद।